घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा थी जहाँ एक शक्तिशाली तांत्रिक काला जादू करता था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। कुछ देर बाद एक नकाबपोश व्यक्ति गुफा के बाहर आकर रुका और गुफा की ओर देखकर बोला, ओह, तो ये है वो गुफा जहां पर वो शक्तिशाली तांत्रिक अपना काला जादू करता है। आज मैं उससे अपना काम करवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर वो नकाबपोश गुफा के अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, तांत्रिक ने उसे देखा और बोला, अरे 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 रुको रुको, कौन हो तुम? मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें पता भी है यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता? महाराज, मेरी मौत या जिंदगी अब आपके हाथ में है, लेकिन उससे पहले मैं आपके चरणों में एक छोटी सी भेंट अर्पित करना चाहता हूँ। इतना कहकर नकाबपोश ने सोने के सिक्कों की पोटली निकाली और तांत्रिक के सामने फैला दी और बोला, महाराज, मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इतना सोना देखकर तांत्रिक की आंखें चमक उठी। इतना सारा सोना? लगता है तुम्हें मुझसे कोई बड़ा काम करवाना है। महाराज, अगर आप मेरा काम कर दे तो मैं इससे कई गुना ज्यादा सोना दे सकता हूँ आपको। बोलो, क्या चाहते हो? नकाबपोश ने एक कपड़े में लपेटी हुई एक रहस्यमयी वस्तु निकाली और बोला, महाराज, इसको एक ऐसी जगह छुपा दीजिए जहाँ इसे कोई ढूंढ ना पाए। ये वस्तु तो इस दुनिया की नहीं लगती, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये वस्तु किसकी है और कहां से आई है। मैं इसके बारे में तुमसे तो नहीं पूछूंगा, लेकिन इसे छुपाना इतना आसान है नहीं। तो महाराज, कोई ना कोई उपाय तो होगा। एक उपाय तो है। मैं इस वस्तु को एक कबूतर के रूप में बदल देता हूँ और तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ध्यान रखना, तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको हमेशा पिंजरे में कैद करके रखूंगा। कोई भी व्यक्ति इसे हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारा नमक खाया हो, वो अगर बिना किसी लालच भाव के इस वस्तु के असली मालिक की मदद कर देगा और इस कबूतर को पिंजरे से आजाद कर देगा, तो ये फिर से अपनी असली रूप में आ जाएगा। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उस वस्तु को एक सफेद कबूतर में बदल दिया और नकाबपोश उस कबूतर को लेकर वहां से निकल गया। आखिर वो नकाबपोश कौन था और उस रहस्यमय वस्तु का क्या रहस्य था? इन सभी घटनाओं को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। हरितपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लालची जमींदार रहता था और उसी के आम के बगीचे में काम करता था एक गरीब माली माधव दिन भर जमींदार के बगीचे की देखभाल करता था और शाम को आम की टोकरी सिर पर रखकर जमींदार के साथ पूरे गांव में आम बेचने जाता था। आम ले लो, आम, मीठे मीठे आम ले लो, बढ़िया और स्वादिष्ट आम ले लो। अरे जमींदार जी, कल तो बड़े मीठे बोलकर आम दिए थे आपने, पर घर जाकर देखा तो सब अंदर से सड़े निकले। ये क्या तरीका है भला? अरे भाई, आम तो मेरे बढ़िया होते हैं और मीठे भी होते हैं। अब मैं आम घर में थोड़ी बनाता हूँ और ना ही मैं आम के अंदर घुसकर देखता हूँ कि सड़ा है या नहीं। ये अच्छी बात नहीं जमींदार जी। एक तो सड़े हुए आम बेच रहे हो, ऊपर से मना भी कर रहे हो। मुझे लगता है तुमने आम कहीं और से लिए है और इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अभी बहस मत करो मुझसे, मुझे देर हो रही है और भी आम बेचने हैं अभी मुझे। आम ले लो, आम, मीठे मीठे आम ले लो, बढ़िया और स्वादिष्ट आम ले लो। अंधेरा होने को आया था।
जमींदार के काफी आम बिक चुके थे, कुछ ही आम टोकरी में बचे थे। जमींदार बचे हुए आम गिनकर बोला, 1 2 3 4। हाँ देख माधव, ये बचे हुए आम मैंने गिन लिए हैं। इनको तू अपने घर ले जा, मुझे कहीं जाना है कल सुबह। इन सारे आम को लेकर मेरे घर आ जाना। ध्यान रहे, इसमें से एक भी आम कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बार तेरे कर्ज का ब्याज दुगना कर दूंगा। माधव बचे हुए आमों की टोकरी लेकर घर आ जाता है। घर की चौखट पर माधव की बेटी पूजा उसका इंतजार कर रही थी। ओहो बाबा, आज तो आप ढेर सारे आम लाए हो, मुझे भी एक आम दे दो ना। पूजा बेटा, ये आम हमारे नहीं हैं, ये जमींदार के हैं। उन्होंने इन्हें गिनकर ही टोकरी में रखा है। बाबा, आप रोज इतने सारे आम लेकर आते हो, तो क्या आप मुझे एक आम नहीं खिला सकते? मैंने कभी इतना मीठा आम नहीं खाया। गांव के सारे बच्चे तो खाते हैं, मैं भी बस एक बार चखना चाहती हूँ। माधव कुछ पल चुप हो जाता है, उसका गला भराता है। पूजा बिटिया, बात को समझो, ये आम जमींदार के हैं। अगर मैंने एक भी आम बिना पूछे ले लिया तो वो न सिर्फ मुझे काम से निकाल देंगे, बल्कि हमसे ये झोपड़ी भी छीन लेंगे। तो क्या हुआ बाबा, आप जमींदार को बता देना कि मेरी बेटी ने एक आम खा लिया। अगले दिन माधव आम की टोकरी लेकर जमींदार के घर जाता है और वो देखता है कि जमींदार की पत्नी सुमित्रा रो रही है और जमींदार से कुछ मांग रही है। अब तो हमारे विवाह को इतने साल हो गए हैं, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तो आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए, मुझे उसकी बहुत याद आती है। हाँ हाँ दे दूंगा, तुम परेशान क्यों होती हो? थोड़ा समय दो, मैं दे दूंगा। सुमित्रा से बात करते हुए जमींदार की नजर माधव पर पड़ती है। अरे माधव, आ गया तू? अच्छा सुन, आज घर में कुछ काम है, तुझे यहीं रुकना होगा। जी मालिक, मैं आ जाऊंगा। आ जाऊंगा नहीं, अभी यहीं रुक। मैं क्या तेरा इंतजार करूंगा? पर मालिक, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया। तो मैं क्या करूं? तुझे पता है ना, मेरा काम जरूरी है, तू बाद में भी तो खा सकता है। माधव जमींदार के घर में काम करने लगता है। वहाँ देखता है कि जमींदार की पत्नी सुमित्रा बहुत परेशान है और उसके पास एक पिंजरे में कबूतर था जिसे वो दाना खिला रही है। माधव सुमित्रा के पास जाना चाह रहा था, तभी जमींदार आवाज लगाता है। हे माधव, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? काम शुरू कर और सुन, जब तक काम खत्म ना हो यहाँ से हिलना मत। खाना बाद में खाना, पहले मेरा काम जरूरी है। माधव जब उस शाम अपने घर लौटा तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे बार बार वही सफेद कबूतर याद आ रहा था। वो कबूतर सामान्य नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। और जमींदार की परेशान पत्नी सुमित्रा भी कुछ कहना चाह रही थी। अगले दिन माधव बगीचे में काम कर रहा था, तभी वहां सुमित्रा आई और अपने साथ उस पिंजरे को भी लेकर आई जिसमें वो कबूतर था। माधव, क्या मुझे एक आम खिलाओगे? माधव थोड़ा चौंका। जमींदार की पत्नी होकर भी वो इतने डरते हुए बात कर रही थी। जी मालकिन, क्यों नहीं, आपका ही बगीचा है, जितने आम खाने हैं खाइए। माधव पेड़ से सबसे पका हुआ आम तोड़कर देता है। सुमित्रा आम को हाथ में लेकर कुछ पल उसे देखती रहती है, जैसे कि उसे वर्षों बाद कोई खुशी मिली हो। तभी पास में पिंजरे में बैठा वही सफेद कबूतर अचानक जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है। माधव उसकी तरफ देखता है। अजीब बात है मालकिन, ये कबूतर हर बार मुझे देखकर परेशान क्यों हो जाता है? सुमित्रा तुरंत घबरा जाती है। नहीं, शायद इसे प्यास लगी होगी, मैं भी इसे बिना पानी पिलाए ले आई हूँ। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर बाद सुमित्रा धीरे से माधव के करीब आई। माधव, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मालकिन,
मैं तो खुद जमींदार के कर्ज में डूबा हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? मेरे पति ने मेरी एक कीमती वस्तु छुपा दी है। क्या तुम मेरे लिए उसे ढूंढ सकते हो? कीमती वस्तु? क्या है वो कीमती वस्तु? हाँ, वो एक पुरानी छड़ी है। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मैं रह नहीं सकती। लेकिन एक साधारण छड़ी इतनी जरूरी कैसे हो सकती है? सुमित्रा कुछ पल चुप रहती है, फिर मुस्कुराकर बात टाल देती है। उसका राज तुम मत पूछो। बस इतना समझ लो कि मैं उस छड़ी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मेरे पास तुम्हें मदद के बदले देने के लिए कुछ नहीं है। माधव को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एक तरफ वो रहस्यमय छड़ी, दूसरी तरफ वो सफेद कबूतर। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है और वो देखता है कि सुमित्रा और माधव कुछ बात कर रहे हैं। सुमित्रा, तुम यहाँ इस मामूली माली के पास कर क्या रही हो? और ये कबूतर, इसे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं। बस मैं यूं ही टहलते हुए यहाँ आ गई। दोबारा यहाँ मत आना। अभी घर चलो और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। जमींदार सुमित्रा और कबूतर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन माधव अभी भी सच्चाई से अनजान था। उसे ये पता नहीं था कि कबूतर ही वो असली छड़ी है जिसे तांत्रिक ने कबूतर में बदल दिया था। वो तो बस एक मजबूर औरत की मदद कर रहा था और शायद यही उसकी अच्छाई थी जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े जादू को जगाने वाली थी। कुछ दिन बाद रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थी, सुमित्रा की रहस्यमय छड़ी और वो सफेद कबूतर। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। माधव धीरे धीरे बाहर निकला। सामने सुमित्रा खड़ी थी। उसने सिर पर चादर ओढ़ रखी थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है ना? धीरे बोलो माधव। अगर जमींदार को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बात क्या है मालकिन? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माधव, मुझे लगता है उस छड़ी का राज हवेली में ही छुपा है और मुझे पूरा यकीन है कि जमींदार ने वो छड़ी अभी भी हवेली में ही छुपा रखी है। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में उसे ढूंढेंगे कैसे? हवेली के पीछे एक पुराना कमरा है जहाँ जमींदार किसी को नहीं जाने देता। क्या? पुराना कमरा? हाँ, वो हमेशा उस कमरे को बंद रखता है और जब भी कोई उसके पास जाता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं उस कमरे के पास जाती हूँ पिंजरे वाला कबूतर जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है। तो क्या उस कबूतर का भी उस कमरे से कोई संबंध है? मुझे नहीं पता माधव, लेकिन मेरा दिल कहता है उस कबूतर में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। ठीक है मालकिन, कल रात मैं उस कमरे तक जरूर जाऊंगा। अगली रात माधव चुपके से हवेली के पीछे पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। हे भगवान, बस आज मेरी मदद करना। अगर जमींदार ने पकड़ लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। माधव दीवार के सहारे छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक दो बड़े कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। अरे बाप रे, ये तो जमींदार के पहरे वाले कुत्ते हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। कुत्ते माधव की तरफ दौड़ पड़े। माधव वहां से भाग गया। आज तो बाल बाल बच गया। लगता है जमींदार सिर्फ उस कमरे की रखवाली नहीं कर रहा, बल्कि किसी बड़े राज को छुपा रहा है। माधव धीरे धीरे हवेली के पीछे बने पुराने कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। माधव इधर उधर देखने लगा। तो यही है वो कमरा। आखिर इसमें ऐसा क्या छुपा है जिसे जमींदार दुनिया से छुपाना चाहता है? माधव ने पास पड़ा पत्थर उठाया
और ताला तोड़ने ही वाला था, तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। माधव! माधव डर कर पीछे मुड़ा। जमींदार हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। तो आखिरकार तू यहाँ तक पहुंच ही गया। मैं कई दिनों से देख रहा था, तू जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने लगा था। कभी सुमित्रा के आसपास मंडराता था, कभी उस कबूतर को घूरता रहता था, और अब तो तू इस कमरे तक भी आ गया है। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक बिल्ली का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। सुन माधव, इस दुनिया में कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितना छुपा कर रखा जाए उतना अच्छा होता है, और जो इंसान उन राजों को जानने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या हमेशा के लिए गायब। मैं कुछ नहीं जानना चाहता मालिक। अच्छा है, क्योंकि अगर तूने दोबारा इस कमरे के आसपास आने की कोशिश भी की तो याद रखना, तेरी बेटी हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगी। जमींदार की आंखों में उस वक्त अजीब डर था, जैसे उसे किसी राज के खुलने का भय हो। उस दिन के बाद जमींदार ने माधव पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब माधव जहां भी जाता, जमींदार का आदमी उसके पीछे होता। एक दिन माधव किसी काम से जमींदार की हवेली गया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसे कमरे के अंदर से जमींदार की तेज आवाज सुनाई दी। माधव धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अंदर झांक कर देखने लगा। अंदर जमींदार और सुमित्रा आपस में बातें कर रहे थे। आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही तड़पाते रहोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा सुमित्रा, लेकिन तुम्हारी वो जादुई छड़ी मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो छड़ी मेरी है। वो सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं, मेरी शक्ति है, मेरी पहचान है। हाँ, और अब वही शक्ति मेरी बनने वाली है। तुम कभी उस शक्ति को हासिल नहीं कर पाओगे। जादू लालची लोगों का साथ नहीं देता। लेकिन लालच इंसान को बहुत ताकतवर बना देती है। तुम्हें याद है ना, जब तुम पहली बार इस दुनिया में आई थी, कितनी डरी हुई थी, कैसे अपने परिलोक वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं तो तुम मेरी छड़ी वापस कर दोगे। और तुमने मेरी बात पर भरोसा भी कर लिया। सच कहूं सुमित्रा, तुम परियों में जादू बहुत होता है, लेकिन समझ तो बिल्कुल ही नहीं। जमींदार पिंजरे में बंद कबूतर की ओर देखता है और बोलता है। बेचारी परी, तू सारी उम्र उस छड़ी को खोजती रही, पर तुझे क्या पता, जिस परिंदे को तू अपने हाथों से दाना खिलाती थी वही तेरी असली शक्ति है। नहीं, ये झूठ है। क्या ये सच है कि ये कबूतर मेरी छड़ी है? पर ये सब तुमने किया कैसे? सच हमेशा कड़वा होता है। उस तांत्रिक ने तेरी छड़ी को इसी कबूतर में बदल दिया था। इतने साल मेरी शक्ति मेरे सामने कैद रही और मैं पहचान भी नहीं पाई। और अब बहुत देर हो चुकी है, बस कुछ दिन और। जैसे ही अमावस्या की रात आएगी, इस छड़ी की सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी और मैं इस पूरे गांव का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सारा सच समझ आ गया था। दरअसल बहुत समय पहले परीलोक से परियों का झुंड पृथ्वी पे घूमने आया था। उसमें से एक सुमित्रा नाम की परी बिछड़ गई और वो वापस नहीं जा पाई। तब जमींदार ने उसे देख लिया और मदद करने के बहाने परी की छड़ी ले ली और परी से कहा कि अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हारी छड़ी वापस दे दूंगा। तब से ही सुमित्रा छड़ी का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, तो मालकिन सच में कोई साधारण औरत नहीं है, वो तो एक परी है। उन्होंने इतने साल सिर्फ अपनी छड़ी का इंतजार करते हुए गुजार दिए। माधव जमींदार की बातें सुन ही रहा था कि तभी वहाँ पर जमींदार का वफादार आदमी आ गया और माधव को सीधे जमींदार के पास ले गया। मालिक,
यह आप दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रहा था। आप बताइए इसका क्या करना है। एक काम करो, तुम जाओ और उसको यहीं पर छोड़ दो। मुझे इससे कुछ बात करनी है। माधव, मैंने सुना है तुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तेरी बेटी को आम बहुत पसंद है। तेरी पत्नी का इलाज बाकी है। देख, मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुझे गांव का आधा बगीचा भी दे दूंगा। बदले में तुझे बस एक काम करना है। क्या 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 करना होगा मालिक मुझे? इस कबूतर को लेकर जंगल की उस काली गुफा में जा और वहां के तांत्रिक को इसे सौंप दे। बस याद रखना, रास्ते में चाहे जो हो जाए, पिंजरा मत खोलना। अगर तूने ये काम कर दिया तो तू आज से आजाद है। माधव पिंजरा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी गरीबी, उसकी बेटी की इच्छा और उसका कर्ज था, और दूसरी तरफ उस बेबस परी की आजादी। रास्ते में कबूतर पिंजरे के अंदर तड़पने लगा। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। माधव एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कबूतर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। अगर आज मैंने इसे तांत्रिक को दे दिया तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा, मेरी बेटी को आम भी मिल जाएंगे, लेकिन एक मासूम परी का जीवन तबाह हो जाएगा। नहीं नहीं, ये लालच मैं नहीं कर सकता। मैंने जमींदार का नमक खाया है, लेकिन उसकी बुराई का साथ देना नमक हलाली नहीं है। माधव ने बिना अपनी परवाह किए पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसने कबूतर को बाहर निकाला और हाथ जोड़कर बोला, जाओ, आजाद हो जाओ। मुझे अपनी गरीबी मंजूर है, पर किसी की बेबसी का सौदा नहीं कर सकता। जैसे ही माधव के निस्वार्थ हाथों ने कबूतर को छुआ, तांत्रिक की वो शर्त पूरी हो गई। बिना लालच के जमींदार का नमक खाए हुए इंसान की मदद। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। कबूतर गायब हो जाता है और माधव के हाथों में एक जगमगाती हुई हीरो से जड़ी जादुई छड़ी आ जाती है। माधव उस छड़ी को लेकर तुरंत जमींदार के पास जाता है और वो छड़ी सुमित्रा के हाथ में दे देता है। जैसे ही छड़ी सुमित्रा के हाथ में आती है, सुमित्रा अचानक से एक सुंदर परी का रूप धारण कर लेती है। उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है। ना ना नहीं, ये नहीं हो सकता। माधव, तूने ये क्या कर दिया? इतने सालों की मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेहनत? तुम उसे मेहनत कहते हो जो तुमने छल और धोखे से हासिल करना चाहा? सुमित्रा, मेरी बात सुनो। मैंने जो किया वो सिर्फ शक्ति पाने के लिए किया था। और शक्ति पाने के लालच में तुमने एक बेगुनाह को कैद करके रखा, उसकी आजादी छीनी। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। माधव, तुमने आज सिर्फ मेरी आजादी नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत को जीत दिलाई है। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और जमींदार को मिट्टी में बदल देती है और जमींदार का पूरा बगीचा माधव को दे देती है। परी के जाते ही जमींदार की हवेली और उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। परी ने जाते जाते माधव के बगीचे को एक वरदान दिया। माधव, तुम्हारे बगीचे के आम सबसे ज्यादा मीठे होंगे और यह कभी सड़ेंगे नहीं। कहते हैं आज भी हरितपुर के उस बगीचे में दुनिया के सबसे मीठे आम मिलते हैं। लोग कहते हैं कि वो जादुई परी आज भी अदृश्य होकर उस बगीचे की रक्षा करती है, जहाँ एक ईमानदार माली ने अपनी गरीबी को नहीं बल्कि अपनी नेकी को चुना था।